हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ tan x यानी tan x का ग्राफ। इससे पहले हम लोगों ने sin x और cos x का ग्राफ देख लिया था। अभी हम देखेंगे tan x का ग्राफ। ठीक है, तो tan x का ग्राफ डिफाइन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी? फिर से ट्राइंगल बनाने की? नहीं, मतलब हमें ट्राइंगल बना के tan x को डिफाइन नहीं करना, जैसे हम लोगों ने sin x और cos x में देखा था कि वहाँ पे हम लोगों ने रेंज वगैरह डिफाइन किया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल बेसिस पे एक फंडा समझेंगे। हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एक होता है डेराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? वो होता है साइन एक्स और कॉस एक्स, यानी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती है या किसी दूसरे कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद अपने आप को डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, इसके लिए हमको स्पेशली ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, एकदम बेसिक ट्राइंगल बनाया और वहां से साइन एक्स कॉस एक्स की रेंज और डोमेन फाइंड आउट की। ठीक, यानी इनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लोग हैं फंडामेंटल, और इन्हीं की वजह से पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पहचान बनी हुई है, ये आधार है। क्योंकि डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे तो इसमें आता है हमारे पास tan x cot x, यानी बचे हुए चार sec x और cosec x, ये सब के सब हमारे पास क्या है? डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी डिराइव्ड का मतलब ये है कि हम लोग अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो किसकी हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। यानी ये लोगों को बनाना है तो इनके थ्रू ये बन जाएंगे, लेकिन ये किसी के थ्रू नहीं बनेंगे, खुद बनेंगे, लेकिन ये जब बन जाएंगे तो इनको बना देंगे। ठीक है, तो हम लोग tan x की मतलब इस डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की प्रॉपर्टी की मतलब सॉरी tan x की इस प्रॉपर्टी यानी कि वो डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इसको यूज करेंगे और यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किसको? tan x को। चलिए अब tan x को हम लोग देखें तो tan x क्या होगा? अगर हम डिराइव कर रहे हैं इसको तो साइन और कॉस में डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल। तो tan x इज इक्वल टू होता है साइन x अपॉन कॉस x होता है। इसका मतलब tan x जो है वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन किसका है? साइन और कॉस का। फ्रैक्शन ऑफ साइन एंड कॉस, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि अगर ये साइन एक्स और कॉस एक्स का फंक्शन है, फ्रैक्शन है, तो कुल मिला के मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि जब भी कहानी फ्रैक्शन में आती है तो फ्रैक्शन ये कहता है कि फ्रैक्शन मतलब तब तक एग्जिस्ट करेगा, फ्रैक्शन ये कहता है कि मैं तब तक एग्जिस्ट करूंगा जब तक मेरा डिनोमिनेटर क्या ना हो? जीरो ना हो, एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू नॉट जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फ्रैक्शन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, और फ्रैक्शन का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे तो साइन और कॉस एक्स का फ्रैक्शन tan x बना है, तो इसका मतलब tan x का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अगर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो तो फ्रैक्शन का कोई अस्तित्व नहीं। तो मेरे अनुसार यही tan x भी तो फ्रैक्शन है sin x और cos x का, और अगर देखा जाए इस फ्रैक्शन में तो कौन डिनोमिनेटर बना हुआ है? cos x। तो इसका मतलब cos x को कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। अगर cos x जीरो हो गया तो tan x का भी अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? बिल्कुल। तो हमें किसी भी कीमत पे cos x को जीरो नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व खत्म हो जाएगा किसका? फ्रैक्शन का। आखिर होता क्या है? तो अगर कभी भी आप देखे होगे तो 1/0, यानी कभी भी हम किसी में भी, यानी कोई भी फ्रैक्शन है जिसमें हम जीरो से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर जीरो डिफाइन ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में वो वैल्यू कभी डिफाइन होती नहीं है। यानी मैथ के अंदर ऐसी वैल्यू को हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं। अनडिफाइंड मतलब इस पे आज तक मैथ ने कभी भी आंसर दिया ही नहीं, यानी यहाँ पे मैथ क्या हो जाता है? फेल। तो अगर कभी भी क्या हो जाएगा? cos x जीरो तो मैथ फेल, tan x फेल, tan x का अस्तित्व खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? cos x को जीरो नहीं होने देना पड़ेगा। क्लियर? तो अब क्वेश्चन आता है कि cos x जीरो कब होता है? तो cos x के ग्राफ से समझिए। cos x का ग्राफ कैसा था? अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे π/2 था, यहाँ पे 3π/2 था, और यहाँ पे आते हैं, पहले थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, फिर पाई, फिर 3π/2, और इसके आगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे। इधर जाएंगे तो -π/2, इधर -π, और यहाँ पे -3π/2।
ऐसे चल रहा है अगर, तो इसका ग्राफ क्या होता था कि ऐसे यहाँ पे 0 पे मैक्सिमम, π/2 पे मिनिमम। कैसे, खुद देखिएगा, cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, जबकि cos 90 यानी π/2 की वैल्यू आप देखोगे तो क्या होती है 0। यानी cos जितना बड़ा होगा, यानी एंगल जितना बड़ा होगा, cos की वैल्यू क्या होगी, कम। तो अगर ध्यान से देखोगे तो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन π/2 पे क्या होता है 0। π/2 से पाई तक आप जाओगे, सॉरी 3π/2 तक जाओगे तो पुनः वैल्यू क्या होगी, घटेगी, मतलब पाई तक घटेगी, पाई तक क्या होगी, घटेगी। फिर पाई से बढ़ाओगे तो फिर क्या होगी, बढ़ने लगेगी, और 3π/2 पे फिर से क्या होगी 0। फिर 3π/2 से बढ़ाओगे तो ये बढ़ने लगेगी, और कहाँ तक बढ़ेगी, ये बढ़ेगी 2π तक। जब ये बढ़ जाएगी 2π तक तो उसके आगे फिर बढ़ाओगे तो फिर वैल्यू घटने लगेगी, और फिर जाके 5π/2 पे फिर क्या हो जाएगी 0। ठीक है। वैसे यहाँ पे देखोगे तो इधर भी घटाओगे तो पहली बात तो 0 तक मैक्सिमम होगी, लेकिन 0 से कम करते जाओगे तो फिर ये क्या हो जाएगी, -π/2 पे आके फिर क्या हो जाएगी 0, और -π/2 से और कम करोगे तो पाई तक आते आते बहुत कम हो जाएगी। फिर क्या होगी, -π से और कम करोगे तो फिर बढ़ते 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 -3π/2 पे क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे देखने पे यही तो नजर आ रहा है कि -3π/2 -π/2, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ भी π/2, फिर 3π/2, फिर आगे देखा गया 5π/2। अभी माइनस वाले को मैं हटा दूं, सिंपल इसको लेता हूं केवल, प्लस वाले को, क्योंकि जितना इधर पॉजिटिव में 0 हो रहा है उतना ही निगेटिव में भी 0 हो रहा है। सिंपल, बिल्कुल। तो किस पे हो रहा है, π/2, 3π/2, 5π/2। तो अगर मैं प्रेडिक्ट करूं इन नंबर्स को देख के तो मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर π/2 पे 0 हो रहा है, 3π/2 पे 0, 5π/2 पे 0 हो रहा है, तो अगला 7π/2 होगा, उसका अगला 9π/2 होगा। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो π/2 के साथ हमेशा कौन सा नंबर आया हुआ है, ऑड नंबर। π/2 के साथ हमेशा कौन नंबर है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आया हुआ है, इसका मतलब जो cos x है, यहाँ से नोट करने वाला पॉइंट है क्या है कि cos x ऑलवेज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर क्या होता है, पर 0 होता है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है 0। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब 2n+1 इंटू π/2 होगा, और यहाँ पे जो n होगा वो बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से। भाई माइनस लूंगा तो माइनस में जाएगा और प्लस लूंगा तो प्लस, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अगर मेरा cos की वैल्यू 2n+1 इंटू π/2, जहाँ पे n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, अगर मैं रख देता हूँ कभी भी x की जगह पे, तो मेरा cos क्या हो जाएगा 0। cos 0 तो फ्रैक्शन 0, फ्रैक्शन मतलब tan x 0, फ्रैक्शन का अस्तित्व खत्म, तो यहाँ पे कहानी tan की खत्म। तो tan ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा अस्तित्व खत्म हो, यानी कभी भी cos क्या हो 0 हो, और इस डर, यही इसका क्या है, tan का डर है। क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं अगर देखूं इस चीज को, ये तो पूरी कहानी समझ में आ गई आपको, बिल्कुल आपने नोट भी कर लिया होगा। तो अब मैं अगर देखूं इसका डोमेन और रेंज, तो डोमेन और रेंज की मैं बात करूं तो जो डोमेन होता है tan का, वो क्या होगा, डोमेन का मतलब कौन कौन सी वैल्यू में डालूं इस tan को तो ये एग्जिस्ट करेगा। भाई tan को सब डाल दो, भाई साइन क्या है, साइन आपका कैसा, साइन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल नहीं है। कॉस के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन है, हाँ है, 0 नहीं देना है तुमको। तो इसका मतलब मुझे इसको भी ध्यान देना, इसको भी ध्यान देना, और भाई ध्यान देने का मतलब कॉमन वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जिसमें हमको कहानियां ना हो। मतलब अगर मैं सभी रियल नंबर डाल रहा हूं तो भाई साइन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन 0 हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उससे तो tan को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन cos 0 हो जाएगा जिन वैल्यूज पे, वो दिक्कत खड़ी कर देगा। तो इसका मतलब मैं सभी रियल नंबर नहीं डाल सकता, उन नंबर्स को मुझे घटाना पड़ेगा जहां पे cos क्या हो रहा है, मेरा माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब मैं कौन सी घटाऊंगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये कहाँ से आया है, 2n+1, तो सिंपल आप सीक्वेंस एंड सीरीज का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। यहाँ पे होता है Tn = a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी होता है। अगर आप यहाँ से फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, तो मैं उसको समझाने नहीं जाऊँगा, अभी फिलहाल में मैं यहाँ पे देखूँगा। ठीक है, देखिएगा ये मेरे पास आ गया डोमेन, डोमेन = r-2n+1 इंटू π/2, यानी बस इतना डालना है, यानी इतना हटाना है, और n क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। ठीक है, तो रियल नंबर डालो, बस इन वैल्यूज को नहीं डालना है। क्लियर। रेंज क्या आएगा तब,
तो जो रेंज आता है tan का वो क्या होता है, वो होता है माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक। यानी tan जो होता है वो इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक चलता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। और ये कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट कहाँ है पता ही नहीं किसी को। क्लियर है? तो डोमेन और रेंज आपने इसका समझ लिया। अब हम क्या देखेंगे, इसका ग्राफ। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग tan x का, तो कैसे बनेगा। तो अगर आप tan x की वैल्यूज देख रहे हो, tan x की वैल्यू, तो सबसे पहले हम लोग tan की वैल्यू देखते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखें तो 0 डिग्री पे हम देखते हैं कितना होता है 0। π/6 पे देखें अगर हम लोग, सॉरी हाँ 0 पे क्या होता है, 0 पे 0 ही होता है, क्लियर है। π/6 पे कितना होता है 1/√3 होता है। π/4 पे देखूंगा तो कितना होता है, π/4 पे होता है 1। π/3 पे कितना होता है तो √3। और अगर मैं π/2 पे देख लूँ तो क्या होता है इनफाइनाइट। यही होता है, हाँ या ना। क्या हो रहा है सर, tan का जो ग्राफ है वो 0 से जब π/2 तक जा रहा है, यानी π/3 तक देखो तो वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। 0 से 1/√3, फिर 1 हो गया, 1 से भी बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाती है 1.73 हो गई। इसका मतलब बढ़ते जा रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। चूंकि मैं y इज इक्वल टू क्या मानूंगा tan x, यहाँ पे x की वैल्यू रख रहा हूँ, मतलब मैंने क्या डाला x इज इक्वल टू 0 डाला, तो y की वैल्यू क्या गई 0। ये सब क्या है, ये है x की वैल्यू, और ये जो तुम्हारे सामने नजर आ रहा है ये क्या है y की वैल्यू। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है tan x, x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी। एक फंक्शन का यही कहानी होता है। तो ये 0 रहा, तो 0 पे तो 0 है, फिर 0 के बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो फिर क्या हो रहा है, मतलब π/6 पे जा रहा हूँ। π/6 का मतलब यहाँ पे तो कहीं होगा, मैक्सिमम कहाँ तक, मैक्सिमम एंगल क्या है मेरा π/2, मैंने π/2 रख लिया। ठीक है, π/2। अब मैं ध्यान से देखूंगा तो अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, दैट मीन्स π/6 पे जा रहा हूँ, तो π/6 पे मेरी वैल्यू कुछ आ रही है 1 से थोड़ी सी कम आ रही है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे मेरा प्लॉट हो रहा है ग्राफ, है ना। मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है मेरा 1, यहाँ पे 1 है मेरा, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि 1 से थोड़ा सा कम है। अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँ, यानी कितना π/4 पे जाऊँगा मैं, तो मेरी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, i1 के सामने, सही से 1 रख लेता हूँ मैं, ये रहा 1। ठीक है, अब अगला देखो तो फिर π/3 है, π/3 पे जब मैं जाऊँगा तो π/3 पे अगर मैं गया तो फिर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ जाने का मतलब 1 से थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, नहीं बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और π/2 पे तो इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो इनफाइनाइट वाला पॉइंट जो है हम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, है या ना, बिल्कुल। लेकिन π/2 पे जाने पे क्या हो रहा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया, है ना। तो ये ग्राफ ऐसे बन गया, क्लियर है, बिल्कुल। फिर से अगर मैं देखूँ तो इधर अगर मैं मान लो कम करते जा रहा हूँ तो यही चीज़ें कम होती जाएंगी, तो फिर क्या हो गया, नीचे होते जाएगा, ऐसे होते जाएगा, है या ना। कहाँ तक कम होगा, ये -π/2 तक, -π/2 तक वही चीज़ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है, यहाँ भी एक एक्सिस ड्रॉ कर दो। याद रखेंगे कि इनफाइनाइट पे जब यानी π/2 पे जाता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट का मतलब हम इस पॉइंट पे टच नहीं कर सकते, उसके नियर अबाउट रहेगा लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते। क्लियर है बात, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से π/2, और π/2 के बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मेरा अगला जो आएगा वो होगा 3π/2। π/2 में अगर मैं फिर 2π जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3π/2। 3π/2 के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा मेरे पास पाई। π/2 के बाद फिर क्या आएगा पाई आएगा, बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट वाला होगा, नेक्स्ट वाला यहाँ से होगा, यानी जब मैं π/2 से फिर आगे बढ़ूंगा, π/2 से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो π/2 से आगे बढ़ने का मतलब यानी मैं पाई से इधर की ओर अप्रोच करूँ, सिंपल मैं पाई से अगर इधर की अप्रोच करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ क्योंकि 0 पे अगर क्या हो रहा है tan 0 हो रहा है, तो फिर tan पाई पे फिर क्या होगा, ये 0 होगा। 0 कब होगा, अब tan 0 पे जब 0 हो रहा है तो अगली बार कब होगा, जब पाई आएगा। सर ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई, देखो कॉस कुछ भी हो, तुमको पता है कि π/2 पे इनफाइनाइट देने वाला है, π/2 डालूंगा तो कहानी खत्म। मुझे 0 लेके आना है, तो 0 लाने का मतलब ऊपर वाला क्या हो जाए मेरा 0, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है, नीचे वाली कोई ना कोई वैल्यू है, cos x जिंदा है, 0 नहीं है तो जिंदा है, तो cos x की कोई ना कोई वैल्यू है। लेकिन अगर ऊपर 0 हो गया, ऊपर क्या हो गया 0, तो फिर होल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। भाई अगर न्यूमरेटर 0 तो इसका मतलब होल वैल्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0। भाई cos कुछ भी हो। अच्छा, और साइन कब 0 होगा, तो साइन हमेशा याद रखिएगा
साइन जो होता है कब कब जीरो होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कब कब होगा, तो वो एन पाई होगा। साइन एक्स कब कब जीरो होगा, तो वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो सर इवन मल्टीपल पे ही क्या होगा, वो जीरो होगा, नहीं, यहाँ पे ऑड इवन की कहानी ही नहीं है। एन का मतलब यहाँ पे इंटीजर्स है, कभी भी बस पाई का मल्टीपल होगा, यानी कभी भी पाई का मल्टीपल डालोगे आप, यानी मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, जब भी मल्टीपल होगा पाई का उस पर वो क्या होते जाएगा, साइन जीरो होते जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देते जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, एन पाई, और एन पाई का मतलब एन यहाँ पे बिलोंग करेगा इंटीजर से, तो सिंपल सिंपल है ना कि यहाँ पे जीरो, फिर पाई पे फिर क्या हो जाएगा जीरो। अब मैं पाई से अगर बढ़ाऊंगा तो फिर पाई से बढ़ाऊंगा तो फिर से क्या होने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर से जीरो, तो फिर पाई से बढ़ाऊंगा 3π/2 तक आते आते क्या हो जाएगा, ये 3π/2, क्योंकि 3π/2 इज द ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वहां पे फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, वहीं पे रख दूंगा, इसका मतलब इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी वैल्यू 3π/2 तक आते आते, क्योंकि वहां पे टच नहीं कराऊंगा मैं। फिर वैसे ही अगर मैं पाई से कम कर रहा हूँ, कम करते 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 मैं कहाँ तक आ गया, मैं π/2 तक आ गया, तो π/2 तक कम करते करते वैल्यू कम होगी, लेकिन π/2 पे फिर से क्या हो जाएगा, cos x जीरो हो जाएगा, और यानी वहां से क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए ये टच नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तक आएगा। सेम सीक्वेंस यहाँ भी बना सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम, यहाँ पे क्या बना दो, -π से यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, और फटाफट देखो, फटाफट देखने का मतलब यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ पे -π/2 पे क्या हो रहा है, इधर जब मैं जाऊंगा तो इधर जाने का मतलब फिर से वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से जीरो होगा, और जीरो का मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, ठीक है, सेम टू सेम। तो ऐसे ग्राफ बनते जाएगा, कैसे, सेगमेंट में, क्लियर है। जब भी आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे जाओगे तो इसका π/2 पे जाओगे तो उस कंडीशन में ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, अप्रोच कर जाएगा। जब भी आप मल्टीपल ऑफ पाई पे जाओगे तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, मल्टीपल ऑफ पाई पे जाओगे तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, जैसे पाई है फिर 2π आएगा, 2π पे फिर जीरो, फिर 3π पे जीरो, तो फिर आपको करना क्या है कि हमेशा पाई, 2π, 3π, जीरो, ये लिख रहा है ना, जीरो, फिर पाई, फिर 2π, फिर 3π, हमेशा इनसे स्टार्ट करना है, हमेशा किन से स्टार्ट करना है, यहाँ से, क्लियर है, हाँ या ना, इज दैट क्लियर, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखूँ, एक कर्व देखूँ, तो π/2 से 3π/2 के बीच में कितना गैप है, 2π है ना, तो एक राउंड अब क्या होता है, 2π का ही तो होता है, एक चक्कर पूरा कितने का होता है, 2π, तो 2π के बीच में इतना एंगल क्रिएट होता है, हाँ या ना। ऐसे यहाँ भी देख लो, यहाँ भी 2π का गैप है कि नहीं है, तो यानी अगर एक सेगमेंट देखोगे तो tan का कैसा बनता है, ऐसा ठीक है, क्लियर। तो tan का ग्राफ कैसे बनता है आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कॉट का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले नोट कर लेंगे, 1 मिनट रुकेंगे तब तक, क्योंकि इंक में डाल लूँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे अब हम लोग देखेंगे कॉट का। अब देखेंगे ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। तो बहुत सिंपल ग्राफ होता है कॉट का भी। कॉट का ग्राफ देखिएगा, देखिए कॉट एक्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो हाउ आई एम डिफाइनिंग टू कॉट एक्स। तो कॉट एक्स को डिफाइन करने के लिए अभी दो चीज़ें हैं, एक तो tan x का उल्टा होता है ये पहली बात, और दूसरा इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो cos x अपन sin x। ईजी कौन सा है सर, दोनों ईजी है, कहानी खत्म। अगर आप इससे डिफाइन करते हो तो भी पिछला वाला सेगमेंट ऐसे ही चल रहा था, इसलिए इससे डिफाइन करना ज़्यादा ईजी आपको नजर आएगा, है ना। कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं सिंपल सेगमेंट में यहाँ पे लेके चलूँ तो मुझे पता है कि ये cot x क्या है, cot x इज द फ्रैक्शन ऑफ cos x एंड sin x, यानी कुछ और नहीं है, ये क्या है, sin x और cos x का फ्रैक्शन है या रेशियो है, सिंपल cos x और sin x का रेशियो है। और कभी भी फ्रैक्शन ने क्या बोला हुआ है कि डिनोमिनेटर उसका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तब डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स फ्रैक्शन की वैल्यू खत्म, यानी फ्रैक्शन का अस्तित्व ही क्या हो गया, खत्म। क्यों खत्म हुआ, क्योंकि वहाँ पे मैथ डिफाइन नहीं है। अब फ्रैक्शन क्या कोई भी हो क्या हो जाएगा, खत्म। यानी रेशनल नंबर कभी भी होगा डिनोमिनेटर जीरो, तो इसका मतलब वहाँ पे मैथ अनडिफाइंड हो जाता है और मैथ के पास उसका आंसर नहीं होता है। तो अगर हमको cot x को बचा के रखना है तो sin x को क्या नहीं होने देना है, जीरो नहीं होने देना है। तो अगर मैं इसका डोमेन निकाल रहा हूँ
तो डोमेन निकालने का मतलब है कि इसमें कौन कौन से वैल्यू डालूंगा कि ये डिफाइन होगा, डिफाइन मतलब ये वैल्यू देगा, तो ये तब वैल्यू देगा जब तक साइन एक्स मेरा जीरो नहीं होगा। साइन एक्स जीरो हो गया तो फिर ये वैल्यू नहीं दे पाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब सभी रियल नंबर पे वैल्यू देने की कैपेबिलिटी रखता है, बस उन्हीं वैल्यूज पे नहीं देता है जिन पे साइन एक्स क्या होता है, जीरो। और अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है कि साइन एक्स जो होता है वो एन पाई पे क्या होता है, जीरो हो जाता है, यानी मल्टीपल ऑफ पाई पे जीरो, मल्टीपल ऑफ पाई पे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कौन, साइन। तो इसका मतलब मुझे सभी रेशनल नंबर, सभी रियल नंबर देने, बस उसमें से क्या घटा देना है, एन पाई को। और एन क्या है इसमें, एन इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो डोमेन हमारा क्या होगा इसका, सब कुछ दे दो, एन पाई नहीं देना। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, सिंपल कहानी वही है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, रेंज किसका, कॉट का। तो क्लियर है, डोमेन रेंज क्या होगा, क्यों होगा, ये सब समझ में आ गया, हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सिंपली कि इसका ग्राफ कैसे होता है। तो ग्राफ इसका उल्टा होगा tan x का, बाकी कुछ तो करना ही नहीं है, ठीक है। चलो देखो, अभी मैं इसको मिटाऊं, बिल्कुल मैं मिटा रहा हूँ इसको ताकि मैं ग्राफ बना पाऊँ। ग्राफ बनाने के लिए फिर से वही वैल्यूज आपको जो याद है उस पर थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ी बहुत चर्चा कर लीजिए, तो ईजी हो जाता है ग्राफ बनाना। जैसे आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा, cot x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, x की वैल्यू सपोज कर लो मैंने डाला x की वैल्यू 0, एक बार मैं क्या डालूंगा, फिर 30 यानी π/6, फिर मैं क्या डालूंगा π/4, फिर मैं क्या डालूंगा π/3, फिर मैं डालूंगा π/2, फिर तो मैं y की वैल्यू देखूंगा, y मतलब cot x, y की वैल्यू मतलब cot x। तो y की वैल्यू मैं देखूंगा तो मतलब cot x की वैल्यू कितनी आती है, 0 पे कितना होता है इसका, इनफाइनाइट होता है, 0 पे मतलब क्या होता है इसका, इनफाइनाइट। दूसरा π/6 पे कितना होता है इसका, तो π/6 पे होता है √3, π/4 पे कितना होता है 1, π/3 पे 1/√3, π/2 पे कितना होता है 0, ठीक है। π/2 पे क्या हो जाएगा 0, देखो ना क्या है, 0 पे क्या हो गया, 0 पे क्या हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। 0 पे इनफाइनाइट है, यानी अगर आप देखेंगे तो cot x अभी हम लोगों ने देखा है क्या होता है, ये cos x अपन sin x। ध्यान देना ये 0 तब होगा जब cos x 0 होगा, cos x 0 तो पूरे होल वैल्यू 0, और अगर sin x 0 तो sin x 0 तो पूरा का पूरा cot x का फंक्शन में खत्म, है ना। क्लियर है, एक मिनट देख लेंगे रोशनी का, हाँ ठीक है जो भी है। तो sin x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, sin x 0 तो फंक्शन खत्म, और sin x कब कब 0, तो n पाई पे होता है, और cos x कब कब 0 होगा, तो cos x कब कब 0 होगा, तो cos होगा ऑड मल्टीपल, अभी जस्ट देखा गया है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी π/2 के अगर बगल में 2n+1 वाली स्थिति बन रही है तो उस कंडीशन में cos x क्या होगा 0, cos x 0 तो इसका मतलब cot x क्या होगा 0। तो cot x कब कब 0 होगा, याद रखिएगा, या तो π/2 पे 0 होगा, या तो 3π/2 पे 0 होगा, या तो 5π/2 पे 0 होगा, या तो 7π/2 पे क्या हो जाएगा 0, कौन, cot x। कब कब अनडिफाइंड हो जाएगा, कब कब अनडिफाइंड, यहाँ पे नहीं डिफाइन कर सकते, तो 0 पे नहीं डिफाइन कर सकते, पाई पे नहीं डिफाइन कर सकते, 2π पे नहीं डिफाइन कर सकते, 3π पे, 4π पे ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, इन्हीं काम क्या ले लेंगे, माइनस भी। आई बात समझ में। तो अगर ये बातें आपको समझ में आ गई कि 0 कब होगा और अनडिफाइंड कब होगा, तो खेल तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। देखिए यहीं पे लिखा भी है, 0 पे अनडिफाइंड, π/2 पे 0। क्लियर है, बिल्कुल। और एक बात और इससे समझ में आ गई, जानते हैं क्या, कि अगर मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा, एंगल बढ़ाऊंगा, तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, अनडिफाइंड से क्या हो रही है, कम, ठीक है, यानी बड़े से छोटे में तब्दील हो रही है। चलिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं, 0, क्या देखेंगे 0, ये 0 है, फिर 0 के बाद हम लोग क्या देखेंगे, π/2, π/2, फिर कहाँ पे रखेंगे पाई, फिर 3π/2, 3π/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2π, आ गया π/2, पाई, 3π, 2π, ठीक है ना। फिर इधर आ जाओ, इसी सेम रख लो, यहाँ पे हो जाएगा मेरा -π/2, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -π, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -3π/2, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -2π। देखिएगा अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि -π/2 या π/2 पे मेरा कॉस क्या हो जाता है 0। तो अगर मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ईजी रहेगा, तो मैं ऐसे चलूँगा, या अगर तुम 0 से कर रहे हो तो 0 पे वैल्यू क्या होगी, 0 पे वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, अनडिफाइंड होगी। लेकिन जब 0 से आगे बढ़ोगे तब क्या होगी, घटेगी वैल्यू, आगे क्या हो रही है,
घट रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं बनाऊँ तो 0 पे क्या है, अनडिफाइंड है, तो ऐसी वैल्यू बनेगी ऐसे, और जब भी घटते जा रहा है यानी एंगल घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और π/2 पे आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, π/2 पे आ रहा है तो क्या हो रहा है, 0। क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं अगर यही से ही यहाँ पे देखूँ, ये π/2 हो गया, फिर अगर मैं पाई पे लेके चला गया तो π/2 पे फिर क्या हो जाएगा, सॉरी पाई पे फिर क्या हो जाएगा मेरा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि पाई पे क्या हो जाएगा, sin x 0 हो जाता है, पाई पे फिर क्या हो जाएगा, sin x 0। तो यहाँ पे फिर देखोगे तो जब π/2 से π/2 से पाई के बीच में लेके जाओगे तो वैल्यू घटते 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 माइनस नेगेटिव पे पहुंच जाएगी ऐसे। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। फिर पाई से मैं बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो देखो ये एक सेगमेंट कंप्लीट, ये एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया, ये एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है। अभी देखना ध्यान से, अगर मैं पाई से आगे बढ़ा रहा हूँ, पाई से जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो पाई से आगे बढ़ाने का मतलब क्या होगा, फिर से मेरी वैल्यू 3π/2 पे मेरी 0 होगी, और पाई पे क्या होगी मेरी, पाई पे मेरी क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, पाई पे अनडिफाइंड, 3π/2 पे क्या होगी मेरी 0। फिर अगर मैं इसके आगे बढ़ाऊंगा तो फिर ये निगेटिव में जाएगा और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से चल रहा होगा। क्लियर है, बिल्कुल सब सही है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करते जाओ, ऐसे ही सिंगल सिंगल काम करते जाओ। यहाँ पे ये क्या है मेरा, -π/2, तो मुझे पता है 0 पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी यहाँ पे देखेंगे 0 पे अनडिफाइंड ऑलरेडी है, फिर π/2 पे फिर क्या आएगा, 0 हो जाएगा, फिर पाई पे आके फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो अगर मैं यहाँ से करूँ ऐसे तो ये आगे जाने पे ऐसे अनडिफाइंड, फिर इधर आएगा तो ऐसे। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल, एक सेगमेंट क्लियर। फिर ऐसे ही यहाँ पे आओगे तो फिर से ये क्या होगा, ओ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे मुझे पता है π/2 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो π/2 पे और पाई पे इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब ऐसे चलेगा ग्राफ मेरा, यहाँ पे पाई पे आके इनफाइनाइट और π/2 पे क्या होगा, मतलब देखो 0 पे क्या हो गया, π/2 पे 0 और 0 पे फिर इनफाइनाइट, फिर पाई पे क्या हो गया, इनफाइनाइट। देखो 0 पे कैसा हो रहा है, ये वाला, क्योंकि हम कम करते जा रहे हैं, और इधर ये वाला, फिर सेगमेंट ऐसे ही बनेगा, सिंपल सिंपल यही सेगमेंट चलते रहेगा। फिर ऐसे ही चलाओ यहाँ पे, फिर ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। तो आई होप ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरीके से cot x का ग्राफ बनेगा। कोई कन्फ्यूज़न, बिल्कुल, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा cot x का ग्राफ। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे बना है, डोमेन और रेंज भी आपने समझ ली होगी। तो अब बचता है हमारे पास sec x और cosec x का ग्राफ, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमएस। और कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नज़र आ रही है तो भी बताइएगा, मतलब एरर है वीडियो के अंदर तो भी बताइएगा, और कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच एमएस।